गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। वर्ष 2025 की पहली ये लाइव स्ट्रीम है। हालांकि इसके जो टॉपिक हैं वो हम पहले कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसके जो छोटे छोटे शब्द हैं, मीनिंग है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्यों ना बैठ रहे हो, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा, उन सब के लिए ये सपोर्टिव रहेगा ये लेक्चर। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट रहती है इसमें कि आप थोड़ा सा अगर नोटबुक साथ में रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यानी कुछ पॉइंट हैं जो आपको बताते हैं, आप अपने उन पॉइंट्स को यदि नोटबुक में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। प्रस्तावना, इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं, इसका क्या मतलब शब्दों का क्या अर्थ होता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो हम देखेंगे। तो प्रस्तावना में स्टार्टिंग में आप देखोगे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस प्रस्तावना के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो पूछे जा सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, गणराज्य यानी रिपब्लिक का क्या मतलब है। ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानताओं की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी विशेषताएं, इन शब्दों का अर्थ क्या, ये सारी बातें आ जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना जो है यानी प्रियम्बल जो है, ये इसके अंतर्गत हम चार पांच चीज़ों को देखेंगे। मैं मुख्य रूप से चार बातें इसमें आपके सामने रखूंगा कि प्रस्तावना से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सत्ता है, तो सत्ता का स्रोत क्या है, स्रोत या स्रोत। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो देश है उसका स्ट्रक्चर यानी उसका नेचर क्या है, राज्य का स्वरूप कैसा है। ठीक है। प्रस्तावना से हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि आखिर हमारे इस संविधान बनाने का या इस संविधान का या देश का आखिर लक्ष्य क्या है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के लक्ष्य को भी बताएगी। संविधान की प्रस्तावना हमें ये भी बताएगी कि ये संविधान किस दिनांक से एग्जीक्यूट होता है, यानी इसके जो प्रावधान है वो हमें कब से प्राप्त होते हैं। ये सारी बातें जो हैं इस प्रस्तावना के अंतर्गत हमें प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ पहली बात देख लेते हैं कि सत्ता का स्रोत क्या है, प्रस्तावना क्या कहती है। सत्ता के बारे में बताया था ना, सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता पावर और उसका लीगल वैलिडेशन। जब शक्ति को, पावर मतलब होती है शक्ति, शक्ति के साथ विधिक या कानून जुड़ जाता है तो वह सत्ता या अथॉरिटी कहलाने लगती है। तो सत्ता का स्रोत क्या है, तो हम अगर प्रस्तावना पढ़ें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने बनाने की बात करते हैं, यानी कि यहाँ कौन इस बात की घोषणा कर रहा है, कौन अनाउंसमेंट कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो है ना वो ये सत्ता प्रदान कर रहे हैं ना। यानी सत्ता का सोर्स जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रस्तावना से पता चलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग।
भारत के लोगों के अंतर्गत क्या विदेशी आ जाएंगे? नहीं भाई, विदेशी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम सिर्फ भारतीय नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं। सत्ता हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भारतीय नागरिकों से प्राप्त होती है ना? तो नागरिक जो हैं ये हैं हमारी सत्ता का स्रोत। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हमारी सरकार जो है, सरकार को कौन चलाएगा, संचालित कौन करेगा, उसके कोड ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे, तो सरकार को कौन संचालित करेगा ये पता चलता है। इससे यानी नागरिक ये तय करते हैं ना कि किसको शक्ति प्रदान की जाए, किसके हाथों में सत्ता सौंपी जाए। तो ये हमें बताता है कि ये सत्ता का स्रोत है भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट आता है प्रस्तावना का, यानी कि राज्य का स्वरूप कैसा है। तो राज्य का स्वरूप कैसा है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो राज्य का स्वरूप, संविधान की प्रस्तावना राज्य के स्वरूप के बारे में बताएगी। कैसे पता चलेगा? राज्य के स्वरूप यानी राज्य को यानी देश को परिभाषित किया था, चार बातें होना चाहिए ना उसके अंतर्गत। उसमें था कि एक जियोग्राफिकल एरिया होगा, उसके बाद नागरिक होंगे, सरकार होगी, और सरकार कैसी होगी? संप्रभु होगी, है ना? राज्य। अब इसी में स्टार्टिंग में देखो कि हम भारत के लोग भारत को यानी राज्य की प्रकृति को, स्वरूप को बताते हैं। तो पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे हम सोवरेनिटी भी बोलते हैं। तो ये बताता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या हुआ? इस शब्द का क्या मीनिंग निकलता है? थोड़ा सा सर्दी की वजह से राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा सही। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी हम पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, यानी एक निश्चित भूभाग की बात करते हैं, तो उस निश्चित भूभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले जो नागरिकों के प्रति काम करने वाली जो राजनीतिक इकाई है यानी कि सरकार है, वो सरकार कैसी होगी? वो सरकार अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। यानी कि हम अपने आंतरिक या बाह्य किसी भी प्रकार के जो निर्णय हैं, निर्णय लेने में कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। हम किसी से नहीं पूछें। इसका अर्थ ये भी हो जाता है कि स्वतंत्र हो जाएंगे, इट मीन्स स्वेच्छाचारिता भी कर सकते हैं क्या? ऑटोक्रेसी कर सकते हैं? नहीं, इसका मतलब स्वतंत्र तो हैं, लेकिन इसमें एक बस एक पॉइंट और जोड़ देंगे, दक्षता के साथ। यानी हम एफिशिएंट हैं डिसीजन लेने के लिए। अब हम ब्रिटिशर्स अंग्रेजों से पूछने नहीं जाएंगे कि भाई बताओ हमें किस देश से समझौता करना है, कहाँ से क्रूड ऑयल मंगाना है, कहाँ से नहीं मंगाना है। हम दक्ष हैं, हम जानते हैं कि हमें कहाँ। तो यहाँ संप्रभुता का मतलब दो तरीके से निकालते हैं। एक निकालते हैं नेशनल लेवल, यानी आंतरिक जब बात आती है तो राष्ट्रीयता के संदर्भ में, और दूसरा आता है बाह्य निर्णय, तो इसका मतलब हो जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल। यानी राष्ट्रीयता का मतलब हो गया कि हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर, सीमाओं के अंदर, सीमाओं के अंदर क्या देखने को मिलता है कि भारत कैसा है? विभिन्न धर्मों वाला देश है। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो विविधताएं होती हैं, या ऐसा भी समझ लो कि देश के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी संस्थाएं जो रहती हैं, यानी उनकी इकाइयां जो रहती हैं, राज्य संस्थाएं जो हैं, उनके द्वारा अगर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी जाती है, मतलब कोई राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के किसी अन्य देश के साथ संबंध रखने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक समस्या आ जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार से उस संप्रभुता को अगर कोई चैलेंज करता है तो हम उस चैलेंज को डील करेंगे। यानी आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए अब हम यूनाइटेड नेशंस के पास या किसी अन्य देश के पास जाकर के रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मणिपुर में काफ़ी समय से, लंबे समय से हिंसा है,
तो वो मामला हमारा इंटरनल है। अब कोई दूसरा देश आकर के हमें उपदेश देने लगे कि हम समझौता कर देते हैं या हम इस मुद्दे को सुलझा देते हैं, तो नहीं, वो स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। हम सक्षम हैं, हम उसे कर सकते हैं। या मान के चलो पश्चिम बंगाल की सरकार बांग्लादेश से नज़दीकियां दिखाए, तो वो हम कर सकते हैं ना। तो संप्रभु सोवरेन का मतलब ये हो जाता है। जब इंटरनेशनल की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी जहां हम वाह्य शब्द जोड़ रहे थे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामले में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके इंटरनल मैटर में नहीं उलझेंगे। इसका अर्थ ये हो जाता है कि विभिन्न विश्व के जितने भी देश हैं, उन देशों की राजनीतिक व्यवस्था है वो अपनी चलाएं। जब हम अपने देश में अपनी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, तो नेचुरल सी बात है दूसरा देश भी अपने देश में अपनी व्यवस्था को चलाएगा, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो हमारे में नहीं करेगा। तो संप्रभु शब्द जो है एक मतलब इस यूनिवर्सल वर्ड है, कोई ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है तो सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम अपने भारत यानी राज्य का स्वरूप कैसा है, अ, संप्रभु, सोवरेन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ में आ गया, तो अर्थ मैं समझता हूँ डिटेल में आ गया होगा। इन शॉर्ट तो हम ये बोल ही देते हैं ना कि आंतरिक और बाहरी मामलों में हम डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब मुख्य परीक्षा में लिखने बैठो तो ये शब्द आम सतही शब्द हैं, अच्छे नंबर नहीं दिलाते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका संदर्भ दो पर्सपेक्टिव यानी दो क्षेत्रों में लिया जाता है। एक है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब है कि भारत की भौगोलिक सीमा रेखाओं के अंदर विभिन्न धर्म या विभिन्न राज्य संस्थाओं के द्वारा कोई अगर हमारे संप्रभुता को चुनौती दी जाती है तो उसको समाप्त करेंगे, यानी वो सब मिलजुल कर काम करेंगे। हम किसी अन्य देश से उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल लेवल में ये हो जाता है। तो राज्य का एक स्वरूप तो हमें ये पता चला। प्रस्तावना से ही राज्य का दूसरा स्वरूप पता चलता है, समाजवादी सोशलिज्म। अब इसके बारे में भी समझ लो। अभी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मुद्दों को अभी सुन नहीं रहा है। मूल रूप से यह शब्द क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना में था? मूल रूप से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? ये शब्द बिल्कुल नहीं था। इसको जोड़ा गया है। अब इसके जोड़ने के पीछे भी, आप तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले, आप कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञानधारी तो है नहीं। तो ये संशोधन किया था इंदिरा जी की सरकार के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1976, जिसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उस अमेंडमेंट के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा प्रियम्बल में, दूसरा इसके आगे ही लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द कौन सा था, तो यहाँ पर और अखंडता शब्द जो हमें देखने को मिलता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीन शब्द उनके द्वारा जोड़े गए थे। क्यों जोड़े गए थे, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ, तो विश्व जो है ना दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तरफ बड़ी शक्ति के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने एक संगठन बनाया जैसे नाटो के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो कई सारे देश तो इनके साथ चले गए। दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ जो था, उसकी लीडरशिप में एक संगठन और बना था, वो लोग उसके साथ चले गए। और एक नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि ये नेहरू जी के द्वारा क्रिएट, कि हम इनके साथ भी नहीं जाएंगे, इनके साथ भी नहीं जाएंगे, ये वास्तव में एक नुकसानदेह स्थिति थी। ये निष्पक्ष रहना, मतलब हम किसी के न्यूट्रल रहना, किसी के साथ नहीं जाना चाहते। जब आप विश्व में रहते हैं, आप सक्षम इतने मजबूत राष्ट्र नहीं है उन परिस्थितियों में, तो आपको किसी के साथ जाना ही पड़ेगा। आज अमेरिका के साथ वाले देश कितना उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा हुआ है, तो अलग बात। तो हमारा शुरुआत में जो रुझान रहा वो यूएसएसआर के साथ रहा। यूएसएसआर जो है, इसकी जो व्यवस्था है, इनके यहाँ क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी चलती है। तो इनके प्रभाव में आकर के ही हमारे यहाँ पर ये प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। ये रिजेंबल करता है, यानी साम्यवादी जैसा तो नहीं है, लेकिन नेचर कहीं ना कहीं वैसे ही है।
तो 1976 में ये शब्द जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में ये शब्द जोड़ देते हैं। समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था। अब इस शब्द के अर्थ क्या होंगे, मीनिंग क्या होंगे? तो जब संविधान में ये शब्द ही नहीं था, तो इसके अर्थ को संविधान तो स्पष्ट नहीं करता है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा इसके अर्थ को दो संदर्भों में लिया जाता है। दो तरीके से इसको समझा जाता है। एक सामान्य रूप से, जनरली, सामान्य अर्थ में, और दूसरा जो रहेगा उसको हम देखेंगे यहाँ पर भारतीय पर्सपेक्टिव, भारतीय संदर्भ में इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो सामान्य अर्थ समाजवाद से मतलब क्या होता है कि राज्य जो है वह समाज के विकास का प्रयास करेगा। यानी जो समाजवादी व्यवस्था में, तो वहाँ की सरकार या स्टेट जिसे हम कहते हैं, वह राज्य समाज का विकास करेगा, ये मीनिंग निकाला जाता है। मतलब ये हुआ मेरे पास रोजगार नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी है रोजगार देना, आवास देना, शिक्षा का व्यवस्था करना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। हम उससे मांगने नहीं जाएंगे, वो हमारे दरवाजे पे आकर के खुद ये प्रदान करेगा। ठीक है, इसका अर्थ ये भी हो जाता है कि अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा? उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी है, कारखाने हैं, प्राइवेट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। यानी सब सरकारी होगा, उसका प्रॉपर्टी का मालिक, है ना। उत्पादन के साधन यानी 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी है, भूमि है, प्लस इसके अलावा श्रम है, संगठन है। तो उन सब चीज़ों पर किसका अधिकार है? राज्य का रहेगा। यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी रिसोर्सेस है, उन सब का मालिक कौन है? राज्य है, सरकार। वो क्या करेगी? वो ये करेगी कि जो भी इससे सबको समान तरीके से बांटने का प्रयास करेगी। यानी संसाधनों का, रिसोर्सेस का न्यायपूर्ण वितरण करेगी। अब न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ ये रहता है कि सबको समान, यानी अंबानी को भी उतना ही मिलेगा जितना कि रामलाल को मिलेगा, श्यामलाल को मिलेगा या अब्दुल को मिलेगा। यहाँ व्यक्ति की योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसके कौशल का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। दूसरा, इसमें एक और शब्द जोड़ देते हैं कि यहाँ राज्य क्या करेगा? वो ये कहता है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से काम देगा और उसके हिसाब से उन्हें सुविधाएं देगा। ये सामान्य मीनिंग निकाला जाता है योग्यता के आधार पर। ये इम्पॉसिबल जैसी कहानी है कि इसके जो मूल सोर्स थे, यानी यूएसएसआर और चीन, उन्होंने भी इसको छोड़ दिया। तो हमारे देश में तो ये है ही नहीं। अब हमारे देश में क्या है कि देखो, ये सब चीज़ें तब हो सकती हैं कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, यानी सारा का सारा सब कुछ सरकार ही बनाए। यानी फैक्ट्रियां हैं वो भी सरकारी होंगी, सड़क है वो भी सरकारी होगी, पीने के पानी की सप्लाई भी सरकारी होगी, मिनरल वाटर लोगे वो भी सरकारी होगा, आप मोबाइल लेते हो वो भी सरकारी होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल होता तो हम 1990 में अपनी अर्थव्यवस्था को क्यों खोलते? या जिनके यहाँ पॉसिबिलिटी थी, जो हमसे ज़्यादा संपन्न थे, अमेरिका और चीन, उन देशों ने क्यों छोड़ा? तो भारत में क्या है कि एक तरफ तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहती है, दूसरी तरफ रहती है समाज, ये साम्यवादी। दोनों का मिला जुला जो स्वरूप है, जो भारत में देखने को मिलता है कि हम कौन सी इकोनॉमी को अपनाते हैं। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो जाता है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। निजी लोग भी काम करेंगे और सरकारी सेक्टर भी रहेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेट भी रहेगा और सरकारी, दोनों मिलकर के काम करेंगे। देखते भी हैं, करते हैं। कई जगह तो दोनों ज्वाइंट करते हैं, नहीं तो उनके कामों का बंटवारा किया हुआ है। तो जब मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी तो वहां पर आप कैसे उत्पादन के साधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और जब संसाधनों पर सरकार का पूरा अधिकार ही नहीं है तो कैसे
व्यक्ति को। मान के चलो किसी की प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट ऑफिस है, उसमें क्या सरकार आरक्षण लागू कर सकती है? कर दे तो वो बंद करके दूसरे देश में चला जाएगा, है ना? तो यहाँ समाजवाद शब्द का जो मीनिंग निकलता है सामान्य अर्थ में ये निकलता है, भारतीय संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निकलता है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, जो संभव नहीं है, यानी दोनों के जो लाभ हैं वो ये निकलेंगे। ठीक है, यानी मैं इसको और अगर डिफाइन करूं, सामान्य पर्सपेक्टिव में बात करूं कि योग्यता के आधार पर व्यक्ति को काम मिलेगा और उस काम कार्य के हिसाब से उसको सुविधाएं मिलेंगी। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल भी जोड़े गए। यानी ये माना जाता है कि राज्य सरकारें जो हैं, या राज्य है या देश है, अपनी नीतियों का संचालन इस ढंग से करेगा कि सबको बराबर मिल जाए। पॉसिबल नहीं। तो भारतीय संदर्भ में इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर कोशिश की जाएगी नीति निर्माण करते समय कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यानी सभी को अपनी आजीविका संचालित करने का अवसर मिले, है ना? तो मैं इसको और एक तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा, शायद इससे और आपको थोड़ा सा इंसाइट मिले। तो समाजवाद क्या है? इसका मतलब एक तरीके से कि आय की असमानता को, मैं पहले लिखने वाला था आय की समानता को, आय की असमानता को दूर करना समाजवाद है। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। दूसरा क्या है समाजवाद का अर्थ है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी जीवन स्तर जो है ना, जीवन स्तर की असमानता को दूर करना, यानी अगर अंबानी अडानी या कोई धनाढ्य व्यक्ति जो सुविधाएं रखता है वही एक आम व्यक्ति को मिले, पॉसिबल नहीं है। ये भी इसका मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग ये भी निकलता है कि पिछड़े वर्गों का विकास करना, ठीक है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो उत्पादन के साधन है, उसका क्या किया जाएगा? उसका किया जाएगा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के पास भी रहेंगे, निजी के पास भी रहेंगे, रहेंगे दोनों के पास, लेकिन कंट्रोलिंग कौन करेगा? राज्य करेगा, और राज्य के द्वारा नियंत्रण रखा जाए। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, तो समाजवाद का अर्थ ये होता है। कब लाया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लाया गया, और इंटरनेशनल लेवल पर उसका मीनिंग अलग निकलता है, और भारतीय संदर्भ में हम इसकी मीनिंग को अलग निकालते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से कोशिश यही करना चाहती है। ये क्या था? ये राज्य के स्वरूप को बताने वाली विशेषताएं थी, यानी प्रस्तावना से हमें राज्य के स्वरूप के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, अगला यहीं पर राज्य के स्वरूप को बताता है, नेक्स्ट वर्ड जो है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर बोलते हैं इसे। धर्मनिरपेक्ष नहीं है ये, मूल संविधान में ये भी नहीं था। इसको भी 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया। इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष, पंथ यानी भारत जो है, भारत में ये कहा जाता है कि जो धर्म जो विषय है, ये धर्म व्यक्ति से संबंधित है, उसका निजी, यानी व्यक्ति और जो ईश्वर है, गॉड है, या जो भी सर्वशक्तिमान सत्ता है, उनके बीच के जो संबंध है, वो संबंध आप व्यक्तिगत रूप से डिफाइन कर लो। आप आकार रूप में, साकार रूप में, निराकार रूप में, जिस रूप में देखते हो आप उसको देख लो। यहाँ सरकार की ओर से आप पर दबाव नहीं डाला जाएगा। यानी भारत में जो धर्म है, भारत में धर्म को किस संदर्भ में लिया गया है? ब्रॉड वे में लिया गया है, नैरो वे में नहीं लिया गया है, संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया गया। जबकि कई सारे देश जिनका राज्य का धर्म है, वो उसको नैरो में, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो संकीर्ण रूप से व्याख्या करता है।
तो संकीर्ण अर्थों में नहीं लिया गया है। इट मीन्स क्या होता है कि हमारे यहाँ पर व्यापक संदर्भ में इसे देखा जाता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इसे देखा जाता है। ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? ब्रॉड पर्सपेक्टिव जैसे देखो, धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सनातन धर्म है या क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है या पारसी है या यहूदी है। यहाँ धर्म से मतलब ये भी है, जैसे पितृ धर्म, पिता का भी तो धर्म होता है, ये भी तो धर्म है ना। पुत्र धर्म, पुत्र का भी धर्म होता है, नहीं? वैसे ही राज्य धर्म, राज्य जो है उसका, उसके लिए भी तो धर्म होता है। यानी भारतीय राज्य जो है वो भारतीय राज्य किस रूप में धर्म को देखते हैं कि जो सभी धर्मों से अगर दूरी रखता है तो समान रूप से रखेगा। मतलब वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, किसी धर्म को डिमोट नहीं करेगा, यानी सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। राज्य सर्व धर्म समभाव, समानता का भाव होगा सभी धर्मों के प्रति, और वह धर्म से डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। इसलिए इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। किसी एक पंथ को प्राथमिकता न देना, किसी एक पंथ को प्राथमिकता न देना, ये कहलाता है पंथ निरपेक्ष। विरोध करना पंथ निरपेक्ष नहीं है ना? स्पष्ट है। अब जो शब्द प्रचलन में आ गया है या इसको जानबूझ करके इसको प्रचलन में लाया गया है, उस पर भी चर्चा करते हैं। शब्द क्या कि बोला हमारा राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष तो प्रस्तावना में शब्द ही नहीं है, वो तो पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ धर्म है। वो ये कहते हैं कि दोनों कैसे हैं? अलग होते हैं, सेपरेट हैं। अब देखो, राज्य किसके लिए काम करता है? राज्य काम करता है सबके लिए, यानी सार्वजनिक स्वरूप का होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करता है। और धर्म जो है वो क्या है? धर्म तो व्यक्तिगत है। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, है ना? तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही राज्य में विभिन्न अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। ठीक, तो ये धर्मनिरपेक्ष, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी एक रॉन्ग व्याख्या है। मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है हमारे प्रस्तावना में, हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द है। तो वो व्यापक संदर्भ में देखता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखता है। ये धर्मनिरपेक्ष जो है एक नैरो व्यू है। तो यहाँ व्यापक संदर्भ से मतलब है कि राज्य के लिए अपना धर्म है ना, जैसे पितृधर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, वैसे ही राज्य का धर्म है कि वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। किसी एक पंथ को, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने वाली कोई बातें इसमें नहीं आएंगी, है ना? तो ये क्या बताता है? ये हमारे राज्य के यानी हमारे देश के स्वरूप को बताता है, जो कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है। पूछा जाएगा तो, लिखने को आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट शब्द आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। हम भारत के लोग भारत को बनाने जा रहे थे, तो एक तरफ सोवरेन था नेचर, दूसरी तरफ समाजवादी शब्द हो गया, तीसरा पंथ निरपेक्ष हो गया, चौथा आता है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र को तो मैं पिछली क्लास में आपको डिफाइन ही कर चुका था कि ऐसा हमारी जो व्यवस्था है वो लोगों के द्वारा संचालित की जाएगी, सत्ता का स्रोत वही है। यानी कि ये राजनीतिक प्रणाली है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करे। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर राजशाही तो बिल्कुल भी नहीं होगी, यहाँ पर ऑटोक्रेसी नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, है ना? चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से पर्टिकुलर समय के लिए, पीरियड के लिए सत्ता ट्रांसफर की जाएगी। तो वो डिटेल में एक बार हम कर चुके हैं, जो नहीं पढ़ा है उस पर फोकस करते हैं। ये भी राज्य के स्वरूप को बताता है। गणराज्य, गणराज्य बना रहे हैं हम, यानी इसको कहते हैं रिपब्लिक। लोकतंत्र और रिपब्लिक दोनों अलग शब्द हैं।
सामान्य अर्थ ये रहता है रिपब्लिक का कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद है या सर्वोच्च पदाधिकारी जो है वो कैसा होता है, वो सर्वोच्च पद पर कोई भी नागरिक पहुंच सकता है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए यह पद खुला हुआ है, यानी निर्वाचन से पहुंच सकता है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा यानी नागरिक के द्वारा निर्वाचित होगा। गणराज्य का मतलब ये रहता है, यानी इस निर्वाचित होगा तो इसका कॉन्ट्रेरी रहता है आनुवांशिक, हेरिडिटरी। आनुवांशिक नहीं होगा कि एक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच रहा है अब उसकी आने वाली फैमिली ही पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। गणराज्य का मतलब निर्वाचन की बात करता है ना। अब देखो डेमोक्रेसी तो हमारे देश में भी है, भारत में भी है। डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में भी है, लेकिन भारत में क्या है, हमारे देश में रिपब्लिक है, गणतंत्र है, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च पद है वो होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसी वंश के आधार पर नहीं बनेगा। ब्रिटेन में क्या होता है, सर्वोच्च पद वहाँ पर राजा या रानी। अब राजा रानी निर्वाचन से तो आते नहीं है, उनकी जो फैमिली है वही है। तो ब्रिटेन की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, वहाँ की व्यवस्था को कहते हैं हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, क्योंकि राजा रानी है तो सही, मनमर्जी से काम नहीं करते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही कार्य करते हैं। यानी इसका अर्थ ये भी निकलता है कि इन्हें संसद के अनुसार ही चलना होता है, लेकिन आनुवंशिक रहेंगे, हमेशा इस पद पर वही परिवार बैठा रहेगा। तो दोनों में अंतर हमें समझ में आ जाता है। यानी इसका अर्थ ये भी है कि जनता की भागीदारी होती है ना, किसमें, रिपब्लिक में। तो ये भी स्पष्ट हो जाता है। तो राज्य की प्रकृति क्या होती है, उस राज्य की प्रकृति को हमें संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन से ही उत्तर मिल जाता है कि हमारे राज्य का स्वरूप या राज्य की प्रकृति। तो शुरुआत के जो शब्द पढ़ लिए आपने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, इन्हीं को एक्सप्लेन कर देना है, इन्हीं को लिख देना। वेरी गुड। अब संविधान की प्रस्तावना ये भी बताती है कि आखिर इस संविधान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। कहाँ बताएगी, कैसे बताएगी, तो उस उद्देश्य को भी डिफाइन करें। यानी यहाँ पर हमें न्याय दिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। यानी यहाँ लिखा है ना कि भारत को तो हम ये बनाते हैं, भारत का स्वरूप हो गया, अब भारतीयों के लिए यानी उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो इसको भी देखना पड़ेगा ना। देखते हैं। तो उद्देश्य में पहला शब्द आया न्याय, जस्टिस। ठीक। अब न्याय की जब हम बात करेंगे तो न्याय को समझते हैं। न्याय, न्याय क्या होता है, यानी इसके एलिमेंट क्या होते हैं न्याय के लिए। तो सामान्य रहता है न्याय मतलब किसी के साथ अन्याय ना होना, यानी जो उसको चीज़ें मिलना चाहिए वो मिली, किसी ने छीन ली तो वापस दिलाओ। तो इसको ऐसे समझ लो कि न्याय के तत्वों के रूप में क्या माना जाता है। न्याय के तत्वों के रूप में पहली बात आती है योग्यता, दूसरा आता है आवश्यकता, और तीसरा आता है क्षमता। न्याय के ये तीन एलिमेंट होते हैं। न्याय से मतलब क्या, योग्यता यानी व्यक्ति योग्य है, फिर योग्य तो है, अब उसकी आवश्यकताएं क्या हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से उसको न्याय। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं न्याय के लिए। अब हमारा जो संविधान है वो न्याय के संदर्भ में क्या कहता है। संविधान, भारत का संविधान, तो भारतीय संविधान तीन प्रकार के न्याय देता है। क्या कहता है, पहला लिखा है ना सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। सामाजिक न्याय, सेकंड आर्थिक न्याय, थर्ड
राजनीतिक न्याय। एक्सप्लेन कर पाओगे कि सामाजिक न्याय से क्या मतलब है? आर्थिक न्याय से क्या मतलब है? या राजनीतिक न्याय से क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का संदर्भ क्या होता है तो मैं समझाता हूँ आपको। सामाजिक न्याय से मतलब हो जाता है कि ऐसा समाज जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता ना हो, है ना? यानी हमारा जो समाज है विषमता से भरा हुआ है। भारत में तो है ही, हालांकि सभी देशों में होता है, भारत की कोई बुराई नहीं। तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए सामाजिक रूप से कि ये निम्न वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, ये इस जाति का है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो उनके बीच में किसी कारण से अगर कोई विषमता थोप दी जाती है तो वो तो अन्याय हो गया। किस प्रकार की विषमता थोप दी? सामाजिक रूप से, तो ये सामाजिक इनजस्टिस है। यानी उस व्यक्ति की योग्यता, उसकी आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा, है ना? तो विषमता पूर्वक जो समाज है, उस विषमता पूर्वक समाज यानी जीवन प्रणाली या राजनीतिक प्रणाली, वो सब समानता की बात करेंगे, विषमता की समाप्ति हो जाए। ठीक। वैसे ही आर्थिक न्याय से मतलब होता है, आर्थिक न्याय से मतलब होता है कि इस देश में जो नागरिक हैं उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक संसाधन है उसके अवसर समान मिलेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है। ये नहीं होता है आर्थिक न्याय का मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित कर देना। यानी उसको आगे बढ़ने के, आजीविका कमाने के अवसर मिलेंगे। और वो अवसर कैसे होंगे? समान होंगे। फिर व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता के हिसाब से तो प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? राजनीतिक न्याय से मतलब क्या है? तो राजनीतिक न्याय से मतलब ये होता है कि संविधान में सभी वर्गों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का, राजनीतिक व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर मिलेगा। यानी वे लोग जो नहीं पहुंच सकते हैं चुनाव देने, तो उनके लिए भी संविधान व्यवस्था करता है, वोट देने का अधिकार है। अपनी पार्टी बना लो, अपने विचारों से मिलती जुलती पार्टी के लोगों को चुनो। वो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो राज्य का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। और तीन प्रकार के न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में। राज्य का उद्देश्य है स्वतंत्रता, है ना? तो स्वतंत्रता क्या है? यहाँ पर लिखा है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चलो पर बात करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को हमारा संविधान, हमारी संविधान की प्रस्तावना प्रदान करती है। ठीक है? तो विचार, जैसे यहां पर लिखा ना विचार, विचार यानी ये मस्तिष्क, ये तो इंटरनल है ना, ब्रेन से संबंधित है ना ये तो। अब किसी के मस्तिष्क में कंट्रोलिंग थोड़ी कर सकते हो कि आप यही पर्टिकुलर विचार लेकर आओगे। तो उसे इस बात की स्वतंत्रता है। कई देशों में तो मस्तिष्क पर भी कंट्रोलिंग लगी हुई है। फिर यहाँ लिखिए अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति से मतलब क्या होता है? देखो, अभिव्यक्ति में 2 पॉइंट लिए जाते हैं। एक लिया जाता है जिसे कहते हैं भौतिक रूप से अभिव्यक्त, भौतिक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब प्रदर्शन, जी, मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्यों की स्वतंत्रता, है ना? और दूसरा अभिव्यक्ति होता है यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, यानी वह बोलने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है।
बोलने के लिए स्वतंत्र है। काम करने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता जब दोनों मिलते हैं, तब जाकर के किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अन्यथा कैसे होगा? मान के चलो, एक व्यक्ति म्यूजिशियन बनना चाहता है, संगीत, तो वह उसकी भौतिक कार्य क्या होंगे? म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, वो चीज़ उसको वो प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा। वाक स्वतंत्रता, यानी वो इसके लिए अगर वो बोलना चाहता है, तो वो दोनों को मिल कर के ही उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर मिली होगी, है ना? लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना कि बोलने की स्वतंत्रता यानी कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता से मतलब है, उसने जो कहा वो सच है, तो समाज को उसे जानने का अधिकार है। अगर वह सच बोलता है तो समाज को यह जानने का अधिकार है, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? इससे समाज का भी तो मानसिक विकास होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, उन्होंने बोलने की स्वतंत्रता का प्रयोग, या उन्होंने जो कहा, सच कहा, समाज को बताया, इसी से तो समाज में चेतना आई। नहीं? अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता रखता है, वह क्या करता है? सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है। सच और झूठ जब दोनों होंगे, तब क्या स्थिति बनेगी? तो फिर विवाद की स्थिति बनेगी। यानी ऐसा व्यक्ति समाज में सच और झूठ दोनों बोल देता है, तो वाद और विवाद होंगे, क्योंकि समाज में विचरण करेगा ना वो व्यक्ति। तीसरा है कि वह सिर्फ झूठ बोलता है, तो झूठ पे तो प्रतिबंध लगेगा। तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आप मिथ्या जानकारी, गलत जानकारी नहीं प्रेषित कर सकते हो, जैसे कि की जा रही है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग तो 99% झूठ ही बोलते हैं। अब उन पर कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। समाज को कंट्रोल करना चाहिए। होता क्या है कि जैसा समाज होता है, वैसी ही हमारी बन जाती है व्यवस्था। अगर समाज में लोग ईमानदार हैं, नैतिक चरित्र वाले हैं, तो हमारी जो व्यवस्था होगी, राजनीतिक प्रशासनिक, वैसी ही होगी। जब समाज में भ्रष्ट हो, समाज के लोगों को मुफ्त में लेने की आदत पड़ी हो, लत पड़ी हो, मुफ्त में लेने के लिए वो हंगामा करते हो, स्ट्राइक पे जाते हो, तो व्यवस्था भी तो वैसी ही होगी, चोरों वाली। नहीं होगी क्या? होगी, मानो ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही यहाँ पर धर्म की, यानी व्यक्ति अपने अंतरात्मा के आधार पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, धर्म के अनुसार प्रैक्टिस कर सकता है, उपासना, ये सब स्वतंत्रताएं मिली हुई है। तो इन स्वतंत्रताओं को, यानी ये राज्य के ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव है यानी भारतीयों को क्या देने जा रहे हैं? तो समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, और इसी प्रकार से 2 प्रकार की समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 समानताएं, ये उद्देश्य है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि समाज के सभी व्यक्ति, समाज किससे मिलकर बना है? व्यक्तियों से। तो समाज के सभी व्यक्ति समान हैं। समान हैं यानी कि इनके बीच में कोई इनइक्वालिटी नहीं है, असमानता। अब किस प्रकार की असमानता? 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है प्राकृतिक, और एक होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। प्राकृतिक, बाई नेचर जिसे हम कह सकते हैं, और कृत्रिम का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। तो प्राकृतिक में देखना, प्राकृतिक का मतलब है कि जब नेचर ने किसी व्यक्ति को 6 फीट हाइट दी, किसी ने 3 फीट की हाइट दी, अब बोलो कि दोनों की हाइट को समान बना दो। किसी को गौर वर्ण बनाया, किसी को श्याम वर्ण बनाया, उसको समान बना दो। किसी के शारीरिक अंग संतुलित दिए, किसी को दिव्यांग बनाया, समान बना दो। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ऐसी असमानता को राज्य जो है वो दूर कर पाएगा? दूर नहीं कर सकता है।
दूर नहीं कर सकता है तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इनइक्वालिटी है, यानी ये किस प्रकार की इनइक्वालिटी है कि ऐसी इक्वालिटी जो समाज के द्वारा बनाई गई है या राज्य के द्वारा बनाई गई है, तो उसको दूर किया जा सकता है, दूर कर सकते हैं ना। कैसी इनइक्वालिटी? मान के चलो कि होता है ना, आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो, गए भी होंगे, लंबी लंबी लाइन लगी होंगी, और जब वीआईपी होते हैं तो उनको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसने की है ये इनइक्वालिटी? समाज ने भी की हुई है, राज्य ने भी की हुई है। तो इसको दूर कर सकते हैं। दूर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको तार्किक दृष्टिकोण का प्रयोग करना पड़ेगा, रीजनिंग माइंड होना पड़ेगा। तार्किक दृष्टिकोण से मतलब देखो, मान के चलो एक वास्तव में वीआईपी है, कहीं का मंत्री है, गवर्नर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने बहुत सारे कार्य हैं और समय का अभाव है, तो वह अब लाइन में लगे और 5-6 घंटे के बाद, तो ये तार्किकता तो नहीं समझ में आती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो विशेष व्यवस्था समझ में आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो उनके छर्रे हैं, मित्र मंडल के सदस्य हैं, इसलिए उनको भी ये लाभ दिया जा रहा है, तो वो तार्किक दृष्टिकोण नहीं है। यानी जो असहाय है, या ये चीजें होती हैं कि किसी को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने की अनुमति और किसी को सिर्फ दूर से दर्शन मिलेंगे, तो ऐसी आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है। तार्किक दृष्टिकोण रखो। इसका मतलब ये है कि समान व्यवहार कीजिए। क्यों भेदभाव कर रहे हो भाई? ठीक। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो वे लोग जिनको समाज में उचित स्थान नहीं मिला आज़ादी के कई सालों बाद भी, सोचा गया कि रिजर्वेशन के माध्यम से उन्हें इस प्रकार की आर्टिफिशियल जो इनइक्वालिटी है उससे दूर किया जा सकता है। इस सोच के साथ चल रहा है। ठीक। अब ये जो समानता की बात आती है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, समानता एक समान नहीं की जा सकती, एक समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि एक जैसी कंडीशन है, समान परिस्थितियां हैं, तब समानता का व्यवहार हो सकता है। परिस्थितियां एक जैसी नहीं है तो समानता का व्यवहार नहीं होगा। ठीक है। तो यहां बोला गया है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, है ना। प्रतिष्ठा से क्या मतलब हुआ? तो प्रतिष्ठा यानी इसमें कोई भी आर्टिफिशियल भेदभाव नहीं होगा, कृत्रिम भेद नहीं। ठीक। अवसर की समता यानी इसका मतलब है सभी को समान मौका मिलेगा, है ना। तो ये समता पर निर्भर करता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था इसमें प्रस्तावना में, ये 3 पॉइंट हो गए ना, तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में हमें समझ में आया कि एक तरफ हमें स्वतंत्रता, दूसरी तरफ हमें समझ, ये स्वतंत्रता थी ना, कहाँ गई ये वाली स्वतंत्रता, यहाँ पर न्याय, और यहाँ पर समता। ये 3 मिल जाते हैं तो अगली लाइन में लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यानी स्वतंत्रता, न्याय, समता जब सबके साथ आ गई है तो बंधुता, यानी उसमें भाईचारा आएगा, भ्रातृत्व की भावना आएगी ना। ठीक। तो भ्रातृत्व की भावना यानी ये जो बंधुता आती कैसे है? तो यहाँ पर आया व्यक्ति की गरिमा शब्द। व्यक्ति की गरिमा कैसे होगी? जब व्यक्ति को न्याय मिलेगा। व्यक्ति की गरिमा कैसे होगी? डिग्निटी की बात हो रही है, जब उस व्यक्ति को स्वतंत्रता, ये सब शब्द हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, जैसे न्याय ये था, है ना। फिर व्यक्ति की गरिमा कैसे होगी? जब उसके साथ समानता का व्यवहार होगा। फिर यहाँ पर राष्ट्र की एकता शब्द है ना। तो राष्ट्र की एकता से मतलब क्या है?
राष्ट्र की एकता का मतलब ये हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राज्य का हिस्सा माने, यानी उसका अटैचमेंट हो, अरे ये तो मेरा ही देश है, राज्य से जुड़ाव महसूस करे। और उसका जुड़ाव पाकिस्तान से है, अन्य देश से है, तो कहाँ से राष्ट्र की एकता आने लगेगी? फिर इसमें लिखा है ना, अखंडता। अखंडता का मतलब क्या हो जाता है कि ये हमेशा निरंतर, क्षणिक नहीं। तो ऐसे करके ये हमें क्लियर करती है प्रस्तावना, कि प्रस्तावना में राज्य के उद्देश्यों को डिफाइन किया गया है। तो बड़े सरल से शब्दों में इनको बताने की आपको कोशिश की गई। ठीक। फिर प्रस्तावना हमें क्या बताती है? तो प्रस्तावना हमें बताती है कि ये जो डेट देती है कि इस डेट से ये क्रियान्वित होंगे, एग्जीक्यूट मिलेंगे, तो संविधान की प्रस्तावना में ही, चाहे वो नागरिक स्वतंत्रताएं हों, न्याय हो, या भारत के नेचर की बातें हों, वो कब से, तो इसी में बता दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, यानी इसको हमने संविधान को अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, इनेक्ट किया है, लॉ बना हुआ है, ये कोई मॉरल उपदेश थोड़ी है, और इसको आत्मार्पित करते हैं। ठीक। अब यदि आपसे पूछा जाता है इसके संदर्भ में, तो प्रस्तावना उन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों पर थी। प्रस्तावना को हम संविधान का दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी संविधान में अगर कहीं पर किसी आर्टिकल को, सब आर्टिकल को समझने में, उसके अर्थ को निकालने में परेशानी होती है, तो रेफरेंस के रूप में हम प्रस्तावना को लेंगे कि वो ये क्या, इसकी मंशा थी, ऑब्जेक्टिव क्या थी, और आर्टिकल का क्या मीनिंग निकल। बस इतना सा है कि देखो, प्रस्तावना में जो है उसको हम क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं किसी न्यायालय में जाकर ये बोलें कि संविधान सुप्रीम लॉ होता है, और प्रस्तावना में जो बातें दी गई हैं वो हमें नहीं मिलती हैं। ठीक। तो इनेक्ट नहीं करवा सकते हैं। इसी को देखते हुए क्या किया गया, प्रश्न उठा, क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं? प्रियम्बल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पार्ट है कि नहीं, 1960 में एक प्रकरण पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जिसे वेरूबारी केस के नाम से जाना जाता है। इस वेरूबारी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वो ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो लिखा है उसके लिए आप किसी न्यायालय में जा करके अपील नहीं कर सकते हैं, और भी कुछ दलीलें लगाई गई थी। तो 1960 के प्रकरण में तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड रहा। आगे चल करके फिर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन के बाद 1973 में केशवानंद भारती बाद में, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, और इवन उसको मूल ढांचा भी मान लिया है। लेकिन 1976 में जब इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रस्तावना को हम संक्षिप्त नहीं कर सकते, यानी इसमें से संक्षिप्तीकरण नहीं कर सकते, यानी कुछ हटा नहीं सकते हैं, जोड़ तो सकते हैं। ठीक है। तो और कई सारी बातें आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में इसमें स्पष्ट करता है, बताता है। फिर इसकी आलोचना भी की जाती है। आखिर इसको संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है क्यों, किस आधार पर। तो आपके लिए ये समझ लो, होमवर्क हो गया। इस पर आपको बहुत शॉर्ट में ही लिखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय क्यों है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आधे पेज में ही लिख लो। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, कल ठीक 11 बजे फिर शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर कर जरूर करते रहो, अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा।